शाबाश सालवी, योर बायोलॉजी मेंटर। तो बच्चों आज का जो हमारा चैप्टर है वो है एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में। दैट मींस हमारे एनवायरमेंटल इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं, एयर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, सो ऑन। दैट मींस हमारी नेचर और जो एंथ्रोपोजेनिक, दैट मींस हमारे द्वारा जो बहुत सारे ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि हमारे नेचर को, हमारे एनवायरमेंट को क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं, पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सो ऑन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एयर पोल्यूशन और इसके कंट्रोल। किस तरीके से एयर पोल्यूट होती है, कौन कौन से पॉल्यूटेंट होते हैं, क्या क्या इसके इफेक्ट होते हैं, किस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही देखेंगे कि नॉइस पोल्यूशन क्या होता है। इज दैट क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक पोल्यूशन। पोल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले मुझे लगता है कि आज के पार्ट का हम ओवरव्यू ले लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। आ जाइए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पोल्यूशन क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि पोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, आपको पता है कुछ भी ऐसा, एनी अनडिजायरेबल चेंज, आपको जो याद रखना है पोल्यूशन के केस में वो रखना है एनी अनडिजायरेबल चेंजेस किस किस में आ सकते हैं बच्चों, किस किस में आ सकते हैं? देखो, चेंजेस इन उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट, उसका केमिकल कैरेक्टरिस्टिक एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसा अच्छा वाला चेंज नहीं आए, अनडिजायरेबल, जो मैं नहीं चाहती थी, जो हमारी नेचर नहीं चाहती थी, जो हमारा एनवायरमेंट नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी ऐसा चेंज आ गया किसी भी, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, लैंड हो, सॉइल हो, उसका कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो अफेक्ट होगा, उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अफेक्ट होंगे, उसके केमिकल होंगे, उसके बायोलॉजिकल होंगे। दैट मीन्स जो उसका एक स्टेट होगा वो प्रॉपर तरीके से चेंज हो जाएगा, और यही क्या है, पोल्यूशन है। Any undesirable changes in physical, chemical and biological characteristics of air, है ना, और sand नहीं, soil ठीक रहेगा, soil, water, etc. राइट? तो यहां पर पोल्यूशन के बारे में आप बात करोगे तो आपको याद रखना है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, राइट। इसके बाद हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि जब हमने पॉल्यूशन का डेफिनेशन समझ लिया तो हमें पता होना चाहिए कि पॉल्यूशन जो है वो कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप का हो सकता है। तो मेन मुद्दों की बात करें तो दो तरह के पॉल्यूशन हम देखते हैं बच्चों। एक होता है नेचुरल पॉल्यूशन और एक होता है हमारा एंथ्रोपोजेनिक, या हम कह सकते हैं जो हमारे द्वारा हुआ हो, मैनमेड पॉल्यूशन। तो किस तरह के पॉल्यूशन हो सकते हैं, या तो नेचुरल हो सकते हैं या मैनमेड या एंथ्रोपोजेनिक हो सकते हैं। देखो, नेचुरल में क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि कोई तूफान आ जाए, ठीक है, उसकी वजह से कुछ उसके स्टेट में चेंजेस आ सकते हैं, या हम कहें कि कोई प्रकृति की ही गैस, उसका जो लेवल है उससे ज्यादा हो जाए तो भी क्या करता है, पोल्यूशन हो सकता है। इसके अलावा हम बात करें कि जो वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं वो भी क्या करते हैं, इनडायरेक्टली नेचुरल पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। इज दैट क्लियर? यदि हम बात करें एंथ्रोपोजेनिक या मेन मेड पोल्यूशन की, तो डेफिनेटली ये हमारे द्वारा किए गए हैं,
मान लीजिए कि किसी तरह का हम बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रियल जो गार्बेज होता है या सीवेज जो होता है उसका जो ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, या बहुत सारा कचरा, प्लास्टिक, ठीक है, आपने देखा है इंडस्ट्री में बहुत सारा धुआं निकलता है, ये सारा क्या है, ये मेन मेड और एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन होता है। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? मानव द्वारा किया गया पोल्यूशन मैन मेड या एंथ्रोपोजेनिक, नेचर के द्वारा जो पॉल्यूशन हो रहा है एनवायरमेंट में वो कहलाता है हमारा नेचुरल पॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? अब हम देखेंगे कि नेचुरल और जो एंथ्रोपोजेनिक है उनको करने वाले कोई ना कोई ऐसे एजेंट्स तो होते होंगे, ठीक है, कोई ना कोई ऐसे एजेंट्स होते हैं, तो उनको हम कहते हैं पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, उनको हम कहते हैं पॉल्यूटेंट्स, जो कि ऐसे एजेंट दैट कॉजेज एनी सच ऑफ अनडिजायरेबल चेंजेस, राइट। पॉल्यूटेंट्स का क्या मतलब है कि ऐसे एजेंट जो कि इस तरह के कुछ ना कुछ अनडिजायरेबल चेंज लाते हो जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है, राइट। आगे बात समझ में? तो पॉल्यूटेंट, अब पॉल्यूटेंट भी 3 तरीके के हो सकते हैं बच्चों, पॉल्यूटेंट भी जो है वो 3 तरह के होते हैं जो हम फर्दर पढ़ेंगे। एक बार मुझे लगता है कि अपन रीडिंग कर लेते हैं यहाँ तक की, ताकि जब हम आगे चलेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएगी। आ जाइए, पॉल्यूशन क्या है? पॉल्यूशन इज एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर, लैंड, वाटर एंड सॉइल। जैसा कि मैंने कहा, आगे हम देखें पॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है, तो टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन में 2 तरीके के होते हैं। नेचुरल पॉल्यूशन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा होता है, जैसे कि हम बात करें स्मोक, डस्ट, स्टॉर्म्स यानी तूफान, वॉल्केनिक इरप्शन आपको पता ही है, हार्मफुल गैसेस, सोलर रेडिएशन की वजह से भी, जो आप देख रहे हो ये सोलर रेडिएशन है जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है एयर में। इज दैट क्लियर? चलिए आगे, यदि हम एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन की बात करें, मेन मेड एक्टिविटीज की वजह से जो पोल्यूशन होता है, जैसे कि सीवेज, मैंने आपको बताया था, पेस्टिसाइड्स, माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को काट रहे हैं, उनको हम तबाह कर रहे हैं इनडायरेक्टली, हमारे घर के लिए, हमारी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, या नीड टेंड टू बी ग्रीड के लिए, फ्यूल बर्निंग, इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स, सो ऑन, ये सारे के सारे किस में आते हैं, मेन मेड या फिर एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन के अंदर आते हैं। Now we have pollutants. Pollutants क्या है? Agents that brings about such an undesirable change are called as pollutants. जो कि इस तरह के undesirable change को create करते हैं, reasons होते हैं, वो ही क्या है, pollutant है। ये भी further 3 तरह के होते हैं, persistence, नेचुरल डिस्पोजल और एग्जिस्टेंस। क्या क्या होते हैं, आ जाओ देख लो। परसिस्टेंस की हम बात करें तो बच्चों ये भी 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। हालांकि आपकी एनसीईआरटी में इतनी चीजें डिटेल में नहीं दे रखी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके के पॉल्यूटेंट होते हैं, हम उसको किस तरीके से डिग्रेड कर सकते हैं, क्या वो डिग्रेड होते भी हैं या नहीं होते हैं, क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट क्या है, क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट क्या है, क्योंकि एयर में आपको पता होगा कि कब हम क्वालिटेटिव की बात करें, कब हम क्वांटिटेटिव की बात करें। क्लियर दैट? तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स की बात करें तो परसिस्ट इन फॉर्म इन विच दे आर एडेड टू द एनवायरमेंट, जिनको हम एडेड करते हैं, जिनको हम ऐड करते हैं एनवायरमेंट में। परसिस्टेंस का मतलब ही क्या होता है, मतलब बस जाना, ठीक है, वहां पर किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाना, परसिस्ट कर जाना। तो यहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको ऐड करते हैं हम, जैसे कि डीडीटी, जैसे कि प्लास्टिक। इज दैट क्लियर? अब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं?
ये होते हैं जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट से ही मिक्सअप हो जाते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट से ही मिक्सअप होकर के और डेंजर बन जाते हैं, जैसे कि फॉर्म्ड बाय इंटरैक्शन अमंग प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, मोर टॉक्सिक देन प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगा पैन एंड ओजोन। इज दैट क्लियर? चलिए आगे। अब हम बात करें नेचुरल डिस्पोजल। नेचुरल डिस्पोजल में क्या होगा? बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल जिसको हम डिग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। नॉन बायो, देखो बायो यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा वो डिग्रेड हो जाए, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कि डिग्रेड नहीं हो सकते हैं, क्विकली डिग्रेडेड बाय नेचुरल मींस, एग्जांपल सीवेज, डोमेस्टिक वेस्टेज, हम इनको डिग्रेड कर सकते हैं। ईदर डू नॉट डिग्रेड और डिग्रेड वेरी स्लोली, या तो वो डिग्रेड ही नहीं होंगे या डिग्रेड होने में समय लगाएंगे, यानी कि नष्ट होने में समय लगाएंगे। एग्जाम्पल मोस्टली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सॉल्ट ऑफ हैवी मेटल्स, हैवी मेटल्स होंगी जैसे कि हमारी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हो गए, डीडीटी हो गया, लॉन्ग चेन ऑफ फिनोलिक केमिकल्स हो गए, ये सारे क्या हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बच्चों ये हमें इतना ज्यादा फोकस भी नहीं करना, बट एक हल्का सा हमें समरी आनी चाहिए, हमें हल्का सा एक व्यू पता होना चाहिए कि किस तरीके के पॉल्यूटेंट होते हैं। अभी हमने देखा परसिस्टेंट, परसिस्टेंट में हमने देखा दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है मैम हमारा प्राइमरी पॉल्यूटेंट, दूसरा होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट का मतलब क्या है? जो कि ऐड हो जाए नेचर के अंदर, है ना, जैसे कि डीडीटी, प्लास्टिक वेयर्स। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में हमने क्या बोला कि जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट के साथ मिक्स हो जाए और भी ज्यादा डेंजर हो जाए, ऐसा नहीं हाँ अब तो मैं और डेंजर हो गया हूं, राइट, जैसे कि ओजोन। फिर हम बात कर रहे हैं हमारा सेकेंड टाइप नेचुरल डिस्पोजल, राइट। जो नेचुरल डिस्पोजल हो उसमें भी हम बात कर रहे हैं डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल, ठीक है। जो हमारा बायोडिग्रेडेबल है, जो डिग्रेड हो सकता है क्विकली डिग्रेड हो जाए, वो हो जाएगा सीवेज, ठीक है। यदि हम बात कर रहे हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, या तो वो नष्ट ही ना हो और नष्ट हो तो वो बहुत स्लो रेट पर हो, उसको हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे कि हो गया हमारा, आप याद रख लो, रेडियो एक्टिव है, ये इजीली डिग्रेड नहीं होते हैं, ठीक है। डीडीटी हो गया, हमारी लॉन्ग चेन फिनोलिक केमिकल्स हो गए, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये दोनों चीज समझ में आ गई। लास्ट वन देखेंगे जो अभी आपको इंपॉर्टेंट होगा, किसमें इंपॉर्टेंट होगा? आपके एयर पोल्यूशन में। अब देखो एग्जिस्टेंस, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटी यानी कि जिसका थोड़ी सी मात्रा बढ़ाओ या कम कर दो, ठीक है, यानी कि उसकी क्वांटिटी पे असर कर रहे हैं, पर मात्रा पे। तो जैसे कि मान लीजिए एनवायरमेंट में हमारी CO2 गैस होती है, ठीक है, हमारी नाइट्रोजन गैस होती है, यदि जो उनका रेंज है एनवायरमेंट में उससे हम उसको ज्यादा बढ़ा दें, ठीक है, उससे हम उसकी मात्रा को ज्यादा बढ़ा दें, तो ऐसे पॉल्यूटेंट कहलाते हैं क्वांटिटेटिव, यानी कि उसकी क्वांटिटी में असर आया है। आ जाओ देख ले। क्वांटिटी, दोज कंपोनेंट विच आर नेचुरली प्रेजेंट बट बिकम pollutant when their concentration reaches beyond their salt, that means जो उनकी क्वांटिटी होनी चाहिए उससे ज्यादा आपने कर दिया, उसमें चेंज कर दिया, तो वो पॉल्यूटेंट की तरह वर्क करेंगे, होंगे वो नेचुरली। CO2 क्या है? नेचर के द्वारा मिली है ना हमें, तो वो क्या है? यदि उसकी मात्रा को आप बढ़ा दो तो CO2 ज्यादा बढ़ेगी, डेफिनेटली एयर पॉल्यूशन करेगी, राइट। तो जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कंसंट्रेशन इन द एयर, राइट। अब देखो क्वालिटेटिव, दैट मीन्स वो किसी भी चीज की क्वालिटी पे असर दे, उसकी गुणवत्ता पे। यहाँ पर मात्रा है, यहाँ पर मात्रा है, यहाँ पर हम गुणवत्ता की बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, गुणवत्ता की बात कर रहे हैं। तो डू नॉट अकर नेचुरली इन नेचर, नेचर में नहीं होते हैं, बट किसी चीज के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, बट रिलीज थ्रू द ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे कि DDT, SO2 एंड अदर पेस्टिसाइड्स। इज दैट क्लियर? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों चीजें क्लियर हो गई। चलें आगे। नाउ इन ऑर्डर टू कंट्रोल, अब आपने देखा पोल्यूशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कौन से ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि पोल्यूशन कॉज करते हैं। तो इतने सारे इश्यूज हैं, उनको कुछ तरीके से तो रोकना होगा। तो आपकी NCERT में एक लाइन दे रखी है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986
ऐसी कंडीशन को देखते हुए हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक एक्ट बनाया जिसके द्वारा या जिसके आधार पर इस तरह के एनवायरमेंटल इशू को कंट्रोल किया जाना चाहिए या उनका कुछ पैरामीटर डिसाइड किया जाना चाहिए। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट याद रखेंगे, ऐसी चीजें क्वेश्चन में आती है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट कर रहे हो आप, ये सोचो याद रहेगा, आप प्रोटेक्ट कर रहे हो एनवायरमेंटल इशू से, तो सबसे पहले वही एक्ट आया होगा। किसमें आया? 1986 के अंदर। तो इन ऑर्डर टू कंट्रोल एनवायरमेंटल पोल्यूशन द गवर्नमेंट इंडिया हैज पास्ड, उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया, एक एक्ट पास किया जिसका नाम था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ अभी क्लास में। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी, क्या कर रहे हैं वो? प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसको? क्वालिटी को ऑफ आवर एनवायरमेंट, हमारी एनवायरमेंट की क्वालिटी को वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, चाहे वो एयर के बिहाफ पे हो, वाटर के बिहाफ पे हो या सॉइल के बिहाफ पे हो। आई होप इतनी चीजें क्लियर। ये एक तरह का आपका इंट्रोडक्शन था इस पार्ट का। अब हम देखेंगे असल में एयर पोल्यूशन क्या होता है। एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। एयर पोल्यूशन क्या है? जैसे कि आप क्या बोलोगे? एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और हम क्या बोल सकते हैं बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर नॉन एज एयर पोल्यूशन, राइट। एयर पॉल्यूटेंट क्या होंगे? जो एनी एजेंट जो कि ऐसे अनडिजायरेबल चेंजेस लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो वो कहलाएंगे एयर पॉल्यूटेंट। दो तरह के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। चलो पढ़ लेते हैं एक बार। द occurrence or addition for foreign particle gases pollutant in the air which an adverse effect on human being, animals, vegetation etc is called air pollution। कोई भी undesirable change जो कि हर किसी की गतिविधि को अवरोध करे एयर के द्वारा, तो जैसे कि एनिमल्स, ह्यूमंस, वेजिटेशन इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। Substances and factors that cause air pollution called as air pollutant। दोनों की दोनों चीजें समझ में आ गई। चले आगे कि किस तरीके से एयर पॉल्यूटेंट होते हैं। एयर पॉल्यूटेंट दो तरीके से होते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या है मैम? प्राइमरी पॉल्यूटेंट का मतलब होता है जो डायरेक्टली इमिट हो, ठीक है, जो डायरेक्टली एयर को पॉल्यूट करे हैं, जैसे कि CO, CO2, NO2, SO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। यदि हम सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट की बात करें बच्चों, तो वो क्या करेंगे? एक तो डायरेक्टली इमिटेड नहीं होंगे, वो क्या करेंगे? फोटोकेमिकली और डेराइव्ड होंगे और साथ ही किसके साथ रिएक्ट करेंगे? जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है उसके साथ रिएक्ट करेंगे, जैसे कि O3 हो गया हमारा, पैन हो गया, राइट। बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हो गए, वो क्या हो जाएंगे? हमारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो जाएंगे। तो आ जाओ, एयर पॉल्यूटेंट प्राइमरी पॉल्यूटेंट में डायरेक्टली इमिटेड फ्रॉम द सोर्सेज, एग्जाम्पल CO, CO2, NO2, SO2, NH3, H2S, हाइड्रोकार्बन्स, फ्लोराइड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक्सेट्रा। यदि हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की बात करें बच्चों, तो प्रोड्यूस फोटोकेमिकली फ्रॉम प्राइमरी पॉल्यूटेंट। कहाँ से फोटोकेमिकली प्रोड्यूस होंगे? किससे? प्राइमरी पॉल्यूटेंट से ही। जैसे कि SO3, SO2 के साथ केमिकली रिएक्शन हुआ, SO3 बन गया, H2SO4, H2O2, पैन, स्मोक, सो ऑन। नाउ यदि हम देखें, देखो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, एक बार कलर चेंज कर लूं। प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, क्या क्या है? CO2, CO, CO2, SO2, ठीक है। अब कुछ ना कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन हुई एनवायरमेंट में ही, या तो वो नेचर के द्वारा हुई या फिर ये ह्यूमन के द्वारा, मतलब एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकता है और हमारा नेचुरल भी हो सकता है। तो कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन हुई जिसकी वजह से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बने, जैसे कि एसिड रेन, O3, सो ऑन। आ गई बात समझ में? एयर पोल्यूशन, एयर पॉल्यूटेंट, क्लियर दैट। नाउ वी हैव स्मोक। स्मोक क्या है बच्चों? आप देखोगे कि जो एकदम डार्क सी, कभी ब्राउन येलोइश कलर में होती है, कंडेंस्ड वेपर से बनी हुई होती है, वो क्या कहलाती है? स्मोक कहलाती है। तो डार्क, opaque for having condensed water vapors, dust, smoke and gases से मिला जुला रूप जो कहलाता है वो कहलाता है स्मोक। ये क्या है? एक तरह का एयर पोल्यूशन है।
जो स्मोक है वो दो टाइप के होते हैं बच्चों, एक जो हमारा लंदन स्मोक कहलाता है और दूसरा जो होता है वो कहलाता है हमारा लॉस एंजलिस स्मोक या फिर LA टाइप स्मोक। अब दोनों का डिफरेंस जो है बहुत ही इजी सा है, फटाफट से जान लेंगे। जो लंदन स्मोक है उसको क्लासिकल स्मोक भी कहा जाता है और जो LA टाइप स्मोक है इसको हम फोटोकेमिकल स्मोक भी कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो लंदन स्मोक है, देखो लंदन है, यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा रहता है, टेम्परेचर यहाँ का लो रहता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा, देखो इसके बारे में हम बात करते हैं, लंदन स्मोक के बारे में। ठीक है, क्या होगा बच्चों, पहली बात तो ये प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट से होती है। ठीक है, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट से होती है। दूसरी बात जो आप ध्यान रखोगे, बस लो टेम्परेचर पे होती है बच्चों ये। ठीक है, कहां पर होती है, लो टेम्परेचर पे होती है। कैसा कलर होता है, ब्राउन इन कलर होता है। ठीक है, ब्राउन कलर की होती है, कंडेंस्ड वाटर वेपर के साथ बनती है। वाटर वेपर्स के साथ बनती है बच्चों। और कैसी होती है, डार्क कलर की होती है, डार्क ब्राउन और ओपेक होती है। इज दैट क्लियर। और कहां पर हुई है, और ये एनवायरनमेंट में कैसी कंडीशन पे रहती है बच्चों, रिड्यूसिंग कंडीशन पे रहती है। ठीक है, रिड्यूसिंग कंडीशन पे रहती है। जब हम बात करते हैं दूसरे टाइप की यानी कि LA टाइप की। ठीक है, LA टाइप में सबसे पहले ये प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट होते हैं, ये फोटोकेमिकल, ठीक है, केमिकली कंडेंस्ड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के साथ में होती है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के साथ में होती है। इज दैट क्लियर। दूसरी बात, यहां पर लो टेम्परेचर है, LA टाइप वाली जो स्मोक है वो हाई टेम्परेचर पे काम करती है। ये कैसी है बच्चों, ब्राउन इन कलर है, ये होती है ग्रे येलोइश कलर। ये रिड्यूसिंग की तरह एनवायरनमेंट में रहती है, ये ऑक्सीडाइजिंग स्टेज पे रहती है। आई होप कि दोनों की दोनों चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी। अब आ जाओ एक बार रीड कर लेते हैं। Known sometimes as London smoke, it is dark brown and opaque, formed by condensation of water vapors with H2S. H2S क्या है, प्राइमरी हमारा एयर पॉल्यूटेंट था। ठीक है, एंड SO2 ओवर डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स एट लो टेम्परेचर। ऐसा ही मैंने कहा है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट आर एब्सेंट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट एब्सेंट नहीं है, दैट मीन्स प्राइमरी पॉल्यूटेंट ही काम आ रहे हैं। इट हैज रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट, कैसा है, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट है। इन दिसंबर 1952, ये भी याद रखना है बच्चों, ये 1952 में क्लासिकल स्मोक अकर्ड इन लंदन 1952 में हुआ है और ये 1940s का केस है। नॉन एज समटाइम्स LA टाइप स्मोक। Photochemical smoke is gray and yellowish brown opaque smoke formed at high temperature पे over cities and town due to still air, emission of nitrogen oxides, volatile hydrocarbon from automobile exhaust and solar energy। इसको क्या चाहिए, फोटोकेमिकल है, मतलब सन की, मतलब कोई एनर्जी चाहिए, फोटोन के रूप में कोई केमिकल एनर्जी मिली है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट से रिलीज हुई है, क्या बन गया है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बना लिया। इसी को हम क्या कह रहे हैं, LA टाइप बोल रहे हैं। हायर टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है एंड इट कंटेन्स सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, इट हैज ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट और ये हुई है 1940s के अंदर। इज दैट क्लियर, स्मोक क्लियर हो गया। चलो अब आ जाओ हमारा एसिड रेन। देखो बच्चों, नॉर्मली रेन जो होता है उसका pH होता है हमारा 5.6 से आई थिंक 6.5 तक। यदि उससे बिलो हो जाए, लेस ऑफ 5, जो pH है रेन का 5 से कम हो जाए, तो उस वाली रेन को हम कहते हैं एसिड रेन। इज दैट क्लियर। एसिड रेन जो है बेसिकली किसका मिक्सचर होती है, H2SO4 का और HNO3 का। याद रखेंगे बस दो बातें,
ठीक है, दोनों पे क्वेश्चन आते हैं। तो इट इज द रेनफॉल और अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन विद अ पीएच ऑफ लेस देन 5, क्योंकि pH of normal rain is 5.6 to 6.5. It is a mixture of H2SO4 and HNO3. कैसे मिक्सचर बना है आ जाओ देख लेते हैं। SO2 के साथ O2, ये बैलेंस करना, मैं भी केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रही हूँ, बैलेंस करने की बात हमें नहीं देखनी, हमें बताना है कि किस तरह का मिक्सचर बना है। H2SO4 और HNO3 का मिक्सचर होता है एसिड रेन, राइट। कैसे बनी है? SO2 के साथ O2 के साथ रिएक्ट करा, SO3 बनाया, फिर SO3 ने H2 के साथ रिएक्ट करा, H2SO4 बनाया है, पहली बात। दूसरी बात, NO के साथ में 3 का मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कितना बन गया? N2O5, फिर N2O5 ने H2 के साथ रिएक्ट किया, HNO3। आ गई क्या बात समझ में? तुम्हें ये याद नहीं भी रखना है ना, तुम्हें याद रखना है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड मिलकर के एसिड रेन बनाती है। आ गई, चले आगे। इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन का इफेक्ट क्या होता है? सबसे पहली बात तो प्लांट का जो ग्रोथ है, जो क्रॉप का डेवलपमेंट है वो इनहिबिट हो जाता है। सेकंड बात, जो हमारे बिल्डिंग्स हैं, जो मार्बल के जो भी स्टैचूज हैं वो कैसे हो रहे हैं? येलो इन कलर हो रहे हैं, जैसे कि ताजमहल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। एसिड रेन कॉजेज रिड्यूस्ड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ग्रोथ इन प्लांट ट्रीज and increase sensitivity to drought and disease. Next है marble statues and buildings are crowded by the acid rain. Example, Taj Mahal in India is affected by acid rain. Clear कहानी, चले आगे। Effect of air pollution, हमने देखा कि किस तरीके से स्मॉग हमारा जो एसिड रेन है। अब देखेंगे एयर पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो क्या क्या होंगे बच्चों? सबसे पहली बात तो है हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें इश्यूज आएंगे, ह्यूमन को डिजीज होगी, प्लांट हमारा प्रॉपर ग्रोथ नहीं करेगा, ओवरऑल बात करें तो, ठीक है। और भी जैसे हमारी बिल्डिंग्स हैं, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको अफेक्ट पड़ेगा, एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। तो एयर पॉल्यूटेंट कॉज इंजरी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी सांस लेते हैं तो एयर के द्वारा ही तो होता है सब चीजें। दे रिड्यूस ग्रोथ एंड ईल्ड क्रॉप एंड कॉज प्री मेच्योर डेथ ऑफ प्लांट। ये इंपॉर्टेंट है कि एयर पोल्यूशन की वजह से जो प्री मेच्योर डेथ होती है प्लांट की, इसी वजह से प्रॉपर डेवलपमेंट ही नहीं हो पाता है। एयर पोल्यूटेंट ऑल्सो डिलीटेरियसली अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे ऐसे इफेक्ट्स हैं जो कि एक लिविंग बीइंग पे या लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखे जाते हैं। नाउ वी हैव हार्मफुल इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट। देखो जो इफेक्ट है किसी भी तरह के पॉल्यूशन का, नॉट ओनली एयर, नॉइज हो, सॉइल हो, वाटर हो, किसी भी तरह का पॉल्यूशन हो, उसके अंदर डिपेंड करता है कि वो कितना ज्यादा हार्मफुल होगा, कि वो पॉल्यूटेंट कितना है, कितना खतरनाक पॉल्यूटेंट है उस पर। ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर एंड द ऑर्गेनिज्म, जैसे कि इंडस्ट्रियल वाले जो लोग हैं, या फिर अभी नॉइज पोल्यूशन आप देखोगे जहाँ पर हम कहेंगे एरोड्रम जो होते हैं, वहाँ पर जो ग्राउंड वर्कर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आप देखोगे मतलब या तो ईयर प्लग लगा के रहते हैं बेचारे, या हेडफोन्स लगा के रहते हैं, या जो आसपास जैसे ट्रेन वाली जगह पर भी आप देखोगे जहाँ पर ट्रेन जाती है, ट्रैक होता है, उसके आसपास जो घर बने हुए हैं उनको अधिकतर चिड़चिड़ापन रहेगा, राइट। उनको अच्छी से नींद नहीं आएगी, मतलब नींद नहीं आएगी, और हर समय उनको रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं, डिपेंड करता है कि आप कैसे एक्सपोजर में हो, कितना तरह का कैसा तरीके का पॉल्यूटेंट इन्वॉल्व है। इज दैट क्लियर? तो स्मोक स्टैक्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट, smelters and other industries release particulate and gaseous air pollutant together with the harmless gases such as nitrogen and oxygen etc. मतलब इन्होंने बताया कि बहुत तरीके की ऐसी गैसेस भी होती हैं जो ज़्यादा हार्मफुल भी नहीं होती और हार्मफुल भी होती है। नाउ व्हाई वी नीड कंट्रोल एयर पोल्यूशन, ये कोई क्वेश्चन है ना। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कौन सा एक हमारी जो गवर्नमेंट है उसने एक पर्टिकुलेट का साइज बताया है जिसके कम हो जाने पर वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। क्यों? देखो हमारी एक संस्था है सेंट्रल पोल्यूशन सेंट्रल बोर्ड, CPCB, इंपॉर्टेंट है बच्चों,
ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी, उन्होंने बोला है यदि जो पार्टिकुलेट होता है उसका जो साइज है, ठीक है, 2.5 माइक्रोमीटर हो या उससे कम हो, ठीक है, लेस या फिर 2.5 माइक्रोमीटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द ग्रेटेस्ट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ। क्यों? जितने छोटे कण होंगे, ठीक है, जितने छोटे पार्टिकुलेट्स होंगे उतना ही, जैसे मान लीजिए ठीक है, ये व्यक्ति है, अब ये नॉर्मल एयर है बच्चों, नॉर्मल एयर है, जारी है, बड़े बड़े कण हैं, तो आपको पता है हमारी ये जो नॉस्ट्रल होती हैं उसके अंदर हेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कोई भी चीज हमारे अंदर जाती है तो फटाफट से हमें स्नीजिंग आ जाती है, छींक आ जाती है, इरिटेशन सा होता है, आईज में पानी आ जाता है, हमारे बहुत सारे एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं, चाहे वो माउथ के द्वारा जाए, आईज के द्वारा जाए, नोज के द्वारा जाए, राइट, तो वो बाहर निकाल देते हैं। लेकिन यदि यही साइज बिल्कुल आप फाइन कर दो, बहुत छोटू कर दो, इतने नौने नौने, तो एयर के द्वारा नोज में चले जाएंगे, आईज में चले जाएंगे, माउथ में चले जाएंगे, क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक को इशू क्रिएट करेंगे। आ गई बात समझ में? इज दैट क्लियर? अस्थमैटिक हो जाएगा बंदा। These fine particulates can be inhaled deep into the lungs, lungs में जाएगा, and can cause breathing and respiratory symptoms, irritations होंगी, inflammation, swelling आ सकती है, change to the lungs and premature death हो जाएगी। आई बात समझ में? एयर पोल्यूशन से क्या हो रहा है? ऑटोमोबाइल्स आर मेजर कॉज फॉर एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन एटलीस्ट इन अ मेट्रो सिटीज, जैसे कि दिल्ली हो गई, बॉम्बे हो गया, क्या है वहां पे इतना ज्यादा पोल्यूशन है। ऑलमोस्ट जो छोटे छोटे किडोज हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं मॉर्निंग में, वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया से होते हुए उनको अस्थमैटिक अटैक्स आते हैं बच्चों। इज दैट क्लियर? मतलब हमारी नेचुरल लाइफ में बन गया जो मेट्रो सिटीज है, और ऐसा ही हमारा हम कह सकते हैं कि जयपुर भी मेट्रो सिटी हो गया है, उसमें भी ये चीज हो सकती है, हम ही इसके जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं, राइट? तो चलिए, एज द नंबर ऑफ vehicles increase on the street, this problem is now shifting to the other cities too. क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा नॉइज पोल्यूशन है, उससे निकलने वाला गैस जो है वो एयर पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द ऑटोमोबाइल्स अलोंग विद यूज ऑफ लीड फ्री पेट्रोल, इंपॉर्टेंट, लेड फ्री पेट्रोल होना चाहिए, एंड डीजल कैन रिड्यूस द पोल्यूटेंट दे एमिट। यदि आप ऑटोमोबाइल्स जो हैं बच्चों वो नॉइज पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन दोनों ही क्रिएट करते हैं, यदि हम लीड के बिना मतलब लेड फ्री पेट्रोल यूज करेंगे, डीजल यूज करेंगे, तो इन पोल्यूटेंट्स को और इस तरह के पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन किस तरीके से? देखो, हमने बोला कि 2.5 या इससे लेस पार्टिकुलेट का साइज होगा तो वो क्या करेगा, एयर पोल्यूशन क्रिएट करेगा, राइट? तो क्या होगा, गैस स्क्रबर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, उनसे कैसे बचा जा सकता है, और कैटालिटिक कंबशन क्या होता है वो भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गैस स्क्रबर क्या होता है। गैस स्क्रबर क्या है बच्चों? इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि डर्टी एयर को रिमूव कराना है, ठीक है? डर्टी एयर जैसे कि हमारे पास क्या है यहाँ पर, सल्फर डाइऑक्साइड, इसको हमें रिमूव कराना है। किसके साथ रिमूव कराना है, किसके द्वारा रिमूव कराना है? यहाँ पर हम लेंगे वाटर या फिर लाइम स्प्रे। जैसे कि हम बात करें, हमारा ये डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखा है, ये है डर्टी एयर। डर्टी एयर क्या है? SO2। इस SO2 को हमें रिमूव कराना है। SO2 यहाँ से पास करी, यहाँ से हमने SO2 पास करी, SO2 पास करी, इसके ऊपर हम स्प्रे करेंगे वाटर या लाइम स्प्रे, तो CaCO3 हमने इसका स्प्रे किया। अब क्या हुआ बच्चों, देखो, SO2 के साथ में हमने CaCO3 का रिएक्शन करवाया, तो क्या हुआ, हमारे पास आ गया Ca, ये वाला Ca, और यहां से एक O ने इसके साथ में रिएक्शन कर लिया, तो CO4, ठीक है, और साथ में हमारे पास CO2 रिलीज हो जाएगी। ये जो क्रिया बैलेंस हुई है, ये
केमिस्ट्री जो आप पढ़ते हो उसी से आप कर लेना। मैंने एक चीज बताई है कि SO2 को रिमूव कराने के लिए हमने लाइम वाटर को स्प्रे कराया, जिसकी वजह से हमारे पास CaSO4 यहां से CaSO4 यहां से निकल गया और O2 क्लीन एयर जो है वो हमारी यहां पर CO2 रिलीज हो गई। इज दैट क्लियर? इस तरीके से गैस स्क्रबर वर्क करता है। नाउ क्लियर? तो इन अ स्क्रबर द एग्जॉस्ट इज पास थ्रू अ स्प्रे ऑफ वाटर एंड लाइम। नाउ वी हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये क्या करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर? जो हमारे पार्टिकुलेट साइज है वो बहुत छोटे हैं, लेस देन है, अब हमें उसको रोकना है ताकि एयर को क्लीन किया जा सकता है। तो क्या होगा? द मोस्ट वाइडली यूज्ड टू विच इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर विच कैन रिमूव ओवर 99% पर्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट। जो उस वेस्ट के अंदर या उस एयर के अंदर जो पर्टिकुलेट हैं उसको 99% रिमूव कराने में हेल्प करता है इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम ए थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट के अंदर कैसे होगा? देखो यहाँ पर डर्टी एयर जिसमें पर्टिकुलेट साइज आपका लेस देन 2.5 हो या 2.5 हो, जिसमें पर्टिकुलेट प्रेजेंट है। अब इसको हमें, इस एयर को हमें क्लीन बनानी है जो कि इंडस्ट्री से निकली है। कैसे बनाएंगे? हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से। क्या होगा मैम? यहां पर देखो ये जो है ये क्या है? हमारे इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, इनके पास लगभग 1000 वोल्ट का पावर है बच्चों, ठीक है। और ये कैसे हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड वायर है। ये जो वायर लगे हुए हैं वो 1000 वोल्ट तो हैं, साथ ही साथ नेगेटिवली चार्ज वायर है। अब क्या होगा? ठीक है, अब जहां से ये जो पार्टिकुलेट्स हैं इससे पास हुए, यहां पर जब ये पार्टिकुलेट, यहां पर अभी कोई चार्ज नहीं था, ये हुए, नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। कैसे हो गई? ये डिस्चार्ज कोरोना बन गया, ठीक है। अब यहां पर ये कुछ हमारे पास प्लेट्स पड़ी हुई है, देखो कलेक्शन प्लेट ग्राउंडेड, इस पे क्या चार्ज है बच्चों? पॉजिटिव 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 चार्ज है। अब ये नेगेटिव चार्ज जो हमारे कोरोना पार्टिकुलेट हैं वो जब इस पॉजिटिव चार्ज से गुजरेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? ये इसके साथ अटैच हो जाएंगे सारे पार्टिकुलेट, और जो एयर निकलेगी वो कैसी होगी? क्लीन एयर होगी। डायग्राम समझ में आ गया? हमने क्या किया, जो इंडस्ट्री से एयर आ रही थी वो कैसी है? पॉल्यूटेड एयर है, वहां पर पार्टिकुलेट साइज जो है फाइन है, हमें एयर को क्लीन करना है। हमने लिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जिसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिकल वायर लगे हुए हैं जिसका बहुत ज़्यादा वोल्ट का पार है, नेगेटिवली चार्ज है। जैसे ही पार्टिकुलेट इसको पास करेंगे उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर हमने एक पॉजिटिव प्लेट्स लगा रखी हैं जो कि नेगेटिव पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे, आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और एयर हमारी क्लीन हो जाएगी। इज दैट क्लियर? कैसे वर्क करती है? नाउ ये हमने देख लिया था। नाउ इट हैज इलेक्ट्रोड वायर्स दैट आर मेंटेन्ड several thousand volt which produce a corona that releases electrons. These electrons attach to dust particle giving them a net negative charge. Negative charge आ जाता है। The collecting plates are grounded and attract the charged dust particle. उस पे dust particle attached हो जाते हैं। The velocity of air between the plates must be low enough to allow the dust to all. Is that clear? आ गई बात समझ में? Now catalytic combustion. कैटालिटिक कंबशन क्या है बच्चों? ये जो करता है बच्चों, जैसे अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स है उसको बर्न्ड फॉर्म में लाने का काम करता है। जैसे हमारे जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, जो व्हीकल्स होते हैं, उसके अंदर ये कैटालिस्ट जो है लगे हुए होते हैं। बस जो एक ज़रूरी बात है कि जो पेट्रोल या डीजल जो है वो लीड फ्री होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि यदि लीड उसमें प्रेजेंट होगा तो वो क्या होगा, उस जो कैटालिस्ट होते हैं उनको इनएक्टिवेट कर देता है। किस तरीके से वर्क करता है आ जाओ देख लो। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक कैटालिस्ट रिएक्टर है, किसका बना होता है? एक्सपेंसिव मेटल का, प्लेटिनम, पैलेडियम या रोडियम, नाम याद रखेंगे। ये कैटालिस्ट क्या काम करते हैं बच्चों? मान लीजिए कि आपने यहाँ पर CO डाली, आपने यहाँ पर NO2 डाली, ये अनबर्न्ड है। जब ये इस कैटालिस्ट से निकलेंगे
तो ये कैसे चेंज हो जाएंगे, बर्न गैसे में, जैसे कि ये CO2 में हो जाएगा और ये N2 में हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आ गया हमारा कैटालिटिक कंबशन कैसे काम करता है। क्या बात याद रखनी है कि कौन से कैटालिस्ट जो है इसमें काम आते हैं, पैलेडियम, प्लेटिनियम और रोडियम। एक्सपेंसिव है इसलिए ये मैकेनिज्म भी एक्सपेंसिव है। सो कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैविंग एक्सपेंसिव मेटल्स नेमली प्लैटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम एज द कैटालिस्ट आर fitted into a automobiles for reducing emission of poisonous gases. Poisonous gases को overcome करने के लिए ऐसा कैटालिस्ट ऑटोमोबाइल्स में लगते हैं। As the exhaust passes through, जैसे ही आप उसमें से एयर को पास करते हो जो पॉल्यूटेड है, the catalytic converter unburnt hydrocarbons are converted into carbon dioxide and water and carbon monoxide and nitric oxide are changed into carbon dioxide and nitrogen gas respectively। जैसे मैंने आपको बताया CO और NO2 चेंज किस में हो गया, CO2 में और N2 में, वैसे ही अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन थे वो कार्बन डाइऑक्साइड में और H2O में चेंज हो गए। इज दैट क्लियर? चले आगे। मोटर व्हीकल्स इक्विपाइड विद द कैटालिटिक कन्वर्टर, कैटालिटिक कन्वर्टर होता है लेकिन अनलीडेड पेट्रोल बिकॉज लीड इन द पेट्रोल इनएक्टिवेट्स द कैटालिस्ट। इज दैट क्लियर? चले आगे। नॉइस पोल्यूशन क्या है बच्चों? देखो आपको पता है जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने बोला था कि हमारी गवर्नमेंट ने, इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक एक्ट दिया था जिसका नाम था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। वैसे ही नॉइस पोल्यूशन को भी एयर पॉल्यूशन में इन्वॉल्व करने के लिए भी एक एक्ट था। इन इंडिया द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट came into force in 1981, 1981 में ये इस पे फोर्स किया गया, but was amended in 1987 to include noise as air pollution important। आपको पता होना चाहिए कि कब एयर पोल्यूशन के साथ में नॉइस पोल्यूशन को ऐड किया गया, किसके द्वारा किया गया, तो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट। कहां पर 1981 पे इस पे बात की गई, जोर दिया गया, लेकिन 1987 में इसने बोला कि हाँ नॉइज पोल्यूशन भी एक तरह का एयर पोल्यूशन ही है। इज दैट क्लियर? नॉइज इज अनडिजायर्ड हाई लेवल ऑफ साउंड, बहुत ज्यादा साउंड। आप देखते हैं कि हम ट्रैफिक लाइट जब होती है हॉर्न बजाते जाते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि हॉर्न ना बजाएं, जब आपको जरूरत ही नहीं है तो क्यों बजा रहे हो भाई, मजे में बजा रहे हो, हाँ जबरदस्ती। नॉर्मली नॉइज विच इज लेस देन 115 डेसिबल, जो साउंड होता है बच्चों उसको डेसिबल से हम मेजर करते हैं, तो 115 डेसिबल कितना, 115 डेसिबल इज टॉलरेबल फॉर ए शॉर्टर पीरियड। बहुत कम समय के लिए आप इतना डेसिबल साउंड टॉलरेट कर सकते हो। नॉइज पोल्यूशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल, डेसिबल में मेजर की जाती है। अब सुनो इंपॉर्टेंट कहानियां, ठीक है। मॉडरेट कन्वर्जेशन, जो हम आपस में बातचीत करते हैं उनका जो साउंड होता है वो होता है 60 डेसिबल। इससे ज्यादा क्या हो सकता है, 70 डेसिबल, इसको हम बोलते हैं लाउड कन्वर्जेशन। कंजर्वेशन आ रहा है क्योंकि अभी इससे प्रीवियस वीडियो पर ने कंजर्वेशन पढ़ा है। लाउड कन्वर्जेशन मतलब जब हम चिल्ला के नहीं करते ये तूने क्यों नहीं करा, ये तूने क्यों नहीं करा, तो ये क्या करते हैं हम 70 पे पहुंच जाते हैं। नॉर्मल भाई ये काम करना है तेरे को 60 डेसिबल। इज दैट क्लियर? नाउ WHO has recommended as noise of less than 75 डेसिबल फॉर इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के लिए क्या बोला उन्होंने कि भाई 75 डेसिबल से कम होनी चाहिए। द लाउडेस्ट साउंड इंपॉर्टेंट a person can withstand without much discomfort is about 80 डेसिबल। 80 डेसिबल पे हम बोलते हैं भाई मेरे तो कान फट रहे हैं, इसको बंद कर नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इज दैट क्लियर? चलो कॉजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि डिफेंस मटेरियल लाइक रॉकेट टैंक्स एक्सेट्रा, उनकी आवाज उनकी साउंड बहुत अनबेरेबल होती है, अनटॉलरेबल, मतलब टॉलरेट ही नहीं कर सकते आप।
अनोइंग एंड डैमेजिंग साउंड द इंडस्ट्रीज से जो साउंड्स आती हैं, ट्रांसपोर्ट ऑटोमोबाइल्स की वजह से, इंटरटेनमेंट सोर्सेज जैसे कि हम 10 बजे बाद भी हम कहते हैं कि हम तो पार्टी यूं ही चलेगी, पार्टी यूं ही चलेगी, तो वो पार्टी हमें यूं ही नहीं चलानी है बच्चों, ठीक है, पार्टी हमें यूं ही नहीं चलानी है। साउंड्स को ऐसी जगह शादियां करो ना, ऐसी जगह पार्टियां करो जहां लोग बाग ना हो, जहां एनिमल्स ना हो, ठीक है, प्रॉब्लम होती है भाई, ठीक है, मेंटेन द डेकोरम। सो ये सारे रीजंस हैं जो कि नॉइस पोल्यूशन को क्रिएट करते हैं, कॉजेज हैं। इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन, सबसे पहली बात तो इरिटेशन स्टार्ट होने लग जाता है, राइट यदि जैसे आप गाना भी बहुत लाउड साउंड में सुनते हो तो वो गाना ही आपको पसंद नहीं आता, सॉफ्ट म्यूजिक सुनो ना, किसने मना किया है। सो रेगुलर एक्सपोजर टू लाउड साउंड कैन रिजल्ट इन द हियरिंग लॉस। कई बार आपने देखा होगा रोड पे जो लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक है, हॉर्न मारने वाले की वजह से, भाई क्यों हॉर्न मारे जा रहा है, आगे देखना लाइट हो रही है, मैं कैसे जाऊं, देखा है आपने, ये फाइटिंग क्यों होती है, क्योंकि आप हॉर्न बजाए जा रहे तो क्या होगा, इरिटेशन होगा तो झगड़ा होगा डेफिनेटली। साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस, रिड्यूस थिंकिंग, सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, जितना तेज म्यूजिक चलाते हो आप अपनी मस्ती में ही मस्त हो जाते हो, क्यों, कैपेसिटी खत्म। वर्किंग एफिशिएंसी, काम करने का जो एक पार होता है वो खत्म हो जाता है। कार्डियोवास्कुलर एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, कैसे, जैसे कि आप नहीं करते एकदम, आप कोई बंदा खड़ा आपने अरे यार मैं तो डर गया, फिर तो हार्ट बीट बढ़ गई, ठीक है, एकदम से आप बैठे हो और पटाखे की आवाज आती है, क्रैकर स्पॉट, तो भाई डर जाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं जो हमारे इफेक्ट डालती है, हमारी बॉडी पे इफेक्ट डालती है। नाउ noise causes headache by dilating blood vessels of the brain, eye strain by dilating the pupil, and high blood pressure by increasing the cholesterol level in the blood। देखो एक शोर, एक थोड़ा सा हॉर्न तुम्हारे मतलब कितना ज्यादा घातक हो सकता है। इट मे कॉज इंसोमिया और स्लीपलेसनेस, मतलब दैट मीन्स आपको नींद भी नहीं आती है, प्रॉपर नींद नहीं आएगी, आप रह लो ट्रैक के उधर रह लो, आपकी नींद खराब हो जाए बच्चों। कंट्रोल ऑफ नॉइस पोल्यूशन, क्या क्या हो सकता है, इसको हम कहते हैं ग्रीन मफलर स्कीम। इसके अंदर क्या होता है, हम प्लांटेशन करते हैं, जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसके आजू बाजू में नीम के पेड़ लगा दिए जाते हैं, अशोका के पेड़ लगा दिए जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, उस नॉइस को डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल ऑफ नॉइस पोल्यूशन, ग्रोइंग ग्रीन प्लांट अलोंग रोड साइड टू द रिड्यूस नॉइस पोल्यूशन, इसी को हम कहते हैं ग्रीन मफलर स्कीम। मफलर लगा देते हैं ग्रीन कलर का, कैसे कि हम उस नॉइस पोल्यूशन से बच सके। नाउ वी हैव स्पेसिफिक legislation and regulation should be proposed for the designing and operation of the machine, vibration control, soundproof cabins and use of the sound absorbing material। जैसे ये हमारा रिकॉर्डिंग रूम है, वहां पर क्या होगा, आसपास साउंड है, ठीक है, आसपास हमारे साउंड नहीं आ सकती, क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि ये साउंड प्रूफ गेट्स है। क्लियर दैट, आई बात समझ में, यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई। चलो नाउ मेथड्स ऑफ रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन, कैसे कैसे कर सकते हो, तो यूज ऑफ साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल, ऐसे मटेरियल यूज करो जो साउंड को बहुत ज्यादा रोकती हो, लाउड साउंड को रोकती हो। यूज ईयर प्लग्स एंड ईयर मफ्स। प्लांटिंग ट्रीज, वही ग्रीन मफलर वाला जो मेथड है। डिलिमिटेशन ऑफ हॉर्न फ्री जोन्स अराउंड हॉस्पिटल एंड स्कूल, तभी आपने देखा होगा कि स्कूल के बाहर इस तरीके से ऐसा लगा होता है यूं, ठीक है, कि भाई आगे स्कूल है, आगे हॉस्पिटल है, ध्यान रखना। परमिएबल साउंड लेवल ऑफ क्रैकर्स, लाउड स्पीकर, मतलब जितना टाइम आपको बोला है, यदि क्रैकर्स को बोला है कि भाई इतने ही जलाना है, इतने ही साउंड में होना चाहिए, यही क्रैकर जलाना है, तो वो चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। नाउ कंट्रोलिंग वेक्यूलर एयर पॉल्यूशन। अब हमारी दिल्ली की जो हालात है बच्चों, वाकई में बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति में हो गई है, सोचनीय विचारणीय स्थिति में हो गया है कि अब इसको कैसे रोके। तो हमारी सरकार ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जिसकी वजह से जो दिल्ली में बढ़ता हुआ एयर पोल्यूशन है उसको रोका जाए। तो क्या हुआ, विद इट्स अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन ऑफ व्हीकलर ट्रैफिक, बहुत ज्यादा व्हीकल, और आप देखोगे हमारे यहाँ पर भी बहुत ज्यादा व्हीकल हैं। दिल्ली लीड्स टू द कंट्री इन इट्स लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन, इट हैज मोर कार्स देन द स्टेट ऑफ गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। इससे भी ज्यादा, मतलब इन दोनों को मिलाकर के भी हम बात करें तो उससे भी ज्यादा व्हीकल आपको कहाँ मिलेंगे, हमारी दिल्ली में। नाउ इन द 1990s Delhi ranked 4th among 41 polluted cities in the world। समझ रहे हो, यदि हम बात कर रहे हैं कि 41 पॉल्यूटेड सिटीज है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो दिल्ली का जो नंबर है वो है 4th।
आप सोचो कितनी खतरनाक स्थिति में है। एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम इन दिल्ली बिकम सो सीरियस दैट अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL वाज फिल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देखते हुए, हालात देखते हुए, तो जो PIL है उन्होंने अपनी एक, कहते हैं ना वो प्रस्ताव खारिज करते हैं कि भाई ऐसा सुप्रीम कोर्ट में दिया जाए और इस पोल्यूशन को रोका जाए। तो इसके लिए जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, अंडर इट्स डायरेक्टिव्स द गवर्नमेंट वाज आस्क्ड टू टेक विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड एप्रोप्रिएट मेजर्स इंक्लूडिंग स्विचिंग ओवर द एंटायर फ्लीट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे कि बसेस फ्रॉम डीजल टू कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस। CNG से चलने वाले ऑल द बसेस इन दिल्ली वर कन्वर्टेड टू रन ऑन CNG बाय एंड ऑफ 2002। 1990 से जो हमें पता लगा कि जो हमारी वर्ल्ड में 41 सिटीज है पॉल्यूटेड, उसमें 4th पार्ट है। तो जो लोग हैं उन्होंने विचार किया, सुप्रीम कोर्ट में एक अपना प्रस्ताव रखा कि इसको रोका जाए। तो 2002 तक जो गवर्नमेंट है दिल्ली की या हमारी इंडिया की, उन्होंने बोला कि जो भी बसेस हैं वो किससे चलेगी, CNG से। CNG क्या है, हमारी संपीड़ित नेचुरल गैस है बच्चों, ठीक है। संपीड़ित यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। क्यों हमने ये यूज करने के लिए बोला, क्या क्या इसके एडवांसमेंट हैं, तो आपको पता लगेगा। जो CNG है वो चीप है, जो पोल्यूशन है वो बहुत कम करती है। इसके अलावा ना तो उसको कोई चुरा सकता है और ना ही इसकी फॉर्म को चेंज कर सकता है। जैसे पेट्रोल आपने देखा है कि बहुत सारे ऐसे थीव्स होते हैं जो ऐसा नलकी डाली, बोतल रखी और कहाँ गया पेट्रोल, खत्म हो गया, चोरी हो गया, क्योंकि बट CNG के साथ ऐसी चीजें नहीं होती हैं। CNG इज बेटर देन डीजल। CNG बर्न्स मोस्ट एफिशिएंटली अनलाइक पेट्रोल और डीजल इन द ऑटोमोबाइल्स एंड वेरी लिटिल ऑफ लेफ्ट अनबर्न। मतलब बहुत कम मात्रा बचेगी इसकी अनबर्न की, लेकिन डीजल और पेट्रोल की बात करोगे तो वहां पर अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन ज्यादा होते हैं। मोरओवर CNG इज चीपर, मैंने कहा था CNG चीपर है डीजल और पेट्रोल से। कैन नॉट बी सिफन ऑफ बाय थीव्स, चुराई नहीं जा सकती। एंड अडल्ट्रेट लाइक पेट्रोल एंड डीजल, और उसको चेंज भी नहीं किया जा सकता उसकी फॉर्म को। द मेन प्रॉब्लम, अब CNG के लिए बोल तो दिया, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या थी कि गैस है बच्चों, है ना, गैस है तो वो हमारे अंडरग्राउंड जाएंगी तो उसकी पाइपलाइन को सेटल करना एक बिग प्रॉब्लम थी। तो द मेन प्रॉब्लम विद स्विचिंग ओवर टू CNG इज द डिफिकल्टी ऑफ लेइंग डाउन पाइपलाइंस टू डिलीवर CNG थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पंप्स एंड इंश्योरिंग अनइंटरप्टेड सप्लाई, कि उसकी सप्लाई अच्छे से हो, जहां पंप है वहां तक पहुंचे। तो पाइपलाइन बनाने में, उसको बिछाने में एक बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। Now, simultaneously parallel step taken in Delhi for reducing, इसी के साथ में CNG वाला तो मेथड रखा ही, इसी के साथ में कुछ और स्टेप भी लिए गए। Pollution include phasing out of old vehicle use of unleaded petrol, एक तो ज्यादा पुराने व्हीकल को यूज ना करें, अनलीडेड पेट्रोल ही यूज करें। यूज ऑफ लो सल्फर पेट्रोल और डीजल का यूज करें। यूज कैटालिटिक कन्वर्टर जो कैटालिटिक कन्वर्टर अभी हमने देखा था कि वो क्या करते हैं, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है उसको बर्न्ड हाइड्रोकार्बन जो गैसेस है उसमें चेंज कर देते हैं। एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रिंजेंट पोल्यूशन लेवल नॉर्म्स ऑफ व्हीकल्स एक्सेट्रा, इतने सारे, मतलब CNG का यूज तो किया ही किया, इसके अलावा इतनी सारी चीजें भी उन्होंने बोला कि आप जो पेट्रोल और डीजल यूज कर रहे हैं वो लिड फ्री होने चाहिए। और इसके अलावा हमने बोला ओल्ड व्हीकल को ना चलाएं। पेट्रोल जो आपकी, ये नहीं होता कि आपका पोल्यूशन चेक करवाते हैं व्हीकल्स में, वो टाइम टू टाइम करवाएं। बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स रखें जिसकी वजह से ये चीजें कंट्रोल हो सके। Now the government of India through a new auto fuel policy has laid out a roadmap to cut down the vehicular pollution in the Indian cities. More stringent norms for fuels mean steadily reducing the sulfur and aromatic content in petrol and diesel fuels. यानी कि ऐसा जो भी आप डीजल या पेट्रोल यूज कर रहे हो उसमें सल्फर का कंटेंट बहुत कम हो, इसके लिए भी कुछ पैरामीटर्स रखे। क्या पैरामीटर रखा कि यदि 350 पार्ट्स पर
मिलियन ppm है तो वो किस में होना चाहिए, पेट्रोल में, और सॉरी डीजल में, और जो 150 है वो किस में होना चाहिए, पेट्रोल में। दैट मीन जो सल्फर का कंटेंट है बच्चों, क्या कहना चाह रहा है कि सल्फर का जो कंटेंट है वो 350 ppm की बात करो तो वो हो जाएगा आपका डीजल के अंदर, और यदि आप बात कर रहे हो 150 ppm की तो वो हो जाएगा आपका पेट्रोल के अंदर। आ गई बात समझ में। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर बी कंटेन्ड 42% ऑफ बी कन्वर्ट 42% ऑफ द कंसर्न फ्यूल। नाउ द गोल, अब देखो ये किसने किया, ये किया यूरो थर्ड नॉर्म्स ने। इंपॉर्टेंट है, यूरो थर्ड नॉर्म्स हैं, हमारे बहुत सारे नॉर्म्स आते हैं, कुछ आपके पास एक एनसीईआरटी में एक टेबल बनी हुई है, उसको सिर्फ और सिर्फ आपको लर्न करना है। द गोल अकॉर्डिंग टू द रोड मैप द रिड्यूस सल्फर टू 50 ppm इन पेट्रोल एंड डीजल एंड ब्रिंगिंग डाउन द लेवल ऑफ 35%। इस रोड मैप के चलते हुए जो यूरो थर्ड नॉर्म्स ने बनाया था उसके हिसाब से हमने सल्फर कंटेंट को कम किया है। डीजल की बात, पेट्रोल की बात करें तो 50 ppm और डीजल की बात करें तो 35% हमने इसको रिड्यूस किया है। करस्पॉन्डिंग टू द फ्यूल व्हीकल इंजन्स विल ऑल्सो नीड टू दो अपग्रेड, और हमें अपग्रेड भी करना है आगे फ्यूल्स में। सो मास इमिशन स्टैंडर्ड जो भारत स्टेज सेकंड है विच इज इक्विवेलेंट टू यूरो सेकंड नॉर्म्स आर नो मोर एप्लीकेबल इन द सिटीज ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट, अब भारत स्टेज सेकंड है वो अब लागू नहीं होता है, अब थर्ड या फोर्थ लागू होता है, जिसके हिसाब से आपको ये चीज दे रखी है। डिटेल्स ऑफ द लेटेस्ट मास इमिशन स्टैंडर्ड इन इंडिया आर प्रोवाइडेड बिलो, कि ये चीजें होनी चाहिए। आगे क्या बात समझ में। इस तरीके से आज हमने देखा पॉल्यूशन क्या होते हैं, पॉल्यूटेंट के टाइप क्या होते हैं, पॉल्यूशन का टाइप क्या होता है, एयर पॉल्यूशन क्या है, एयर पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, उसमें हमने स्मोक की बात करी, हमने उसमें एसिड रेन की बात करी, फिर हमने इफेक्ट ऑफ एसिड रेन देखा, फिर हमने इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन देखा, फिर हमने देखा कि कंट्रोल कैसे किया जा सकता है तो गैस स्क्रबल के द्वारा, और हम बात कर सकते हैं कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का यूज किया, कैटालिटिक कंबशन के यूज किए। इसके बाद हमने देखा नॉइस पोल्यूशन को भी एयर पोल्यूशन में ऐड किया गया। क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, कॉजेज हो सकते हैं नॉइस पोल्यूशन के, किस तरीके से उनको कंट्रोल किया जा सकता है, हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्ट लगाए हैं, क्या क्या चीजें करी। फिर हमने बोला एक केस लिया दिल्ली का, दिल्ली में हमने बोला कि 41 वर्ल्ड की जो सिटीज है पॉल्यूटेड में, उसमें 4th नंबर पे दिल्ली जो है 1990s के अंदर पोजीशन लिए हुए था। उसके बाद हमारी जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस पे ध्यान दिया और क्या किया, उन्होंने बोला कि जो व्हीकल्स हैं वो सीएनजी यूज किए जाएं। उसके अंदर सीएनजी क्यों यूज की जाए, क्योंकि वो चीप होती है, पेट्रोल एंड डीजल से कम पॉल्यूशन क्रिएट करती है। इसके अलावा ना तो वो किसी भी थीव के द्वारा चुराई जा सकती है, ना उसका फॉर्म चेंज किया जा सकता है। इसी के साथ में साइमल्टेनियसली कुछ और भी नॉर्म्स बताए गए कि टाइम टू टाइम अपना पॉल्यूशन चेक कराएं। इसके अलावा ओल्ड व्हीकल को ज़्यादा ना चलाएं, और हम कह सकते हैं कि जितना हो सके जो डीजल और जो पेट्रोल है वो सल्फर फ्री होना चाहिए। इज दैट क्लियर। फिर जो यूरो थर्ड है उसने कुछ नॉर्म्स दिए कि यदि सल्फर का जो कंटेंट है डीजल के अंदर वो 350 होना चाहिए, और यदि हम बात करें पेट्रोल के अंदर तो वो 150 ppm होना चाहिए। इसी चीज़ को रोड मैप को करते हुए हमने देखा कि जो हमारा डीजल और पेट्रोल में जो सल्फर का कंटेंट था हमने काफ़ी हद तक रिड्यूस किया है बच्चों। फिर आपने देखा कि सेकंड नॉर्म्स जो है यूरो नॉर्म्स सेकंड है या भारत स्टेज सेकंड है वो अब हमारे यहाँ पर वर्क नहीं करता है। जो नॉर्म्स आए हैं वो ये आए हैं। तो पूरे पार्ट का ओवरव्यू मैंने आपको अभी दे दिया है। आई होप कि ये ज़्यादा टफ नहीं है, सारे के सारे डेटा हैं, सारी की सारी नॉर्मल चीज़ें हैं, या आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो। बस एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स बनाना है, सब कुछ चीज़ें ईजी हो जाएगी। इसके बाद मिलेंगे हम वाटर पॉल्यूशन के साथ। जब तक थैंक यू।